हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट साइंस में आपका स्वागत है और हम लोग बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के पॉइंट्स के बारे में। क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव यानी मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। बात करते हैं मात्रक की। मात्रक यानी यूनिट क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी जिनको बोलते हैं डायरेक्ट यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जैसे कि पहले लंबाई एसआई में मीटर, फिर सिंबल एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड एस, ताप केल्विन कैपिटल के, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता कैंडिला सीडी, और पदार्थ की परिमाण मोल और एमओएल। एसआई के संपूरक मूल मात्रक की बात करते हैं तो समतल कोण रेडियन रेड और घन कोण स्टेरेडन या एसर। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत: ताप डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पुराना है और डिग्री सेल्सियस नया है। आवर्ती कंपन प्रति सेकंड सीपीएस हर्ट्ज नया। ज्योति तीव्रता कैंडल शक्ति सीपी या कैंडिला सीडी नया। ये सभी मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। वे व्युत्पन्न मात्रक या डायरेक्ट यूनिट कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा इकाई पार्सक है। एक पार्सक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्र न्यूटन है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है और इसे एसआई पद्धति में मात्रक इसका जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 की घात का रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों का विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे की दी गई सारणी में देखा जा सकता है, जैसे कि 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 15 पेटा, 12 टेरा, 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टो और 10 की पावर 1 डेका। इसी प्रकार 10 की पावर -18 एटो ए, 10 की पावर -15 फैटो या पैम्टो एफ, 10 की पावर -12 पीको या पी, 10 की पावर -9 नैनो या स्मॉल एन, 10 की पावर -6 माइक्रो यानी म्यू और 10 की पावर -3 मिली यानी स्मॉल एम, -2 सेंटी और -1 डेसी। बात करते हैं गति या स्केलर क्वांटिटी की। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। इनमें परिमाण है परंतु दिशा नहीं है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है, चाल में कोई दिशा नहीं है, आयतन वॉल्यूम में कोई दिशा नहीं है, कार्य, समय और ऊर्जा में कोई दिशा नहीं। नोट: विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशियाँ हैं। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि
वेग, विस्थापन, बल और त्वरण आदि। इनमें सभी में परिमाण भी है और दिशा भी है। बात करते हैं दूरी या डिस्टेंस। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह हमेशा सदैव धनात्मक होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक यूनिट मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है, इसमें SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। त्वरण या एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण में अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, ताप से छोटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप का अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण के पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण 0 थीटा एवं 90 डिग्री 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेपण पथ के उच्चतम बिंदु पर कोण वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ओमेगा बराबर या प्रकट किया जाता है ओमेगा बराबर θ/t। यदि एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π360 डिग्री रेडियन में घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणे n बराबर 2πrn, जहाँ उसका रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी, अर्थात v बराबर 2πrn और v बराबर 2πn इंटू r इक्वल टू ओमेगा इंटू r। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई एक समान चाल में से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए।
प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में को बनाए रखने को प्रवृत्ता को जड़त्व का या जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा: बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसकी SI यूनिट मात्रा यूनिट न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण: पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, चलती हुई मोटर कार से अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। संवेग या मोमेंटम: यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणित द्रव्यमान, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक यूनिट है किलोग्राम × मीटर पर सेकंड। न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन: किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का संयोजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम के ही अंग है। अब बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पक्षी की ओर धक्का लगना है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ाने में संवेग संरक्षण का सिद्धांत: यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। इम्पल्स आवेग: जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स: जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस समय एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करती है। इस बल के ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई द्रव्यमान m का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबोधित नहीं किया जाता। ये बल उच्छ्दम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट: वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने पर इस प्रतिक्रिया बल को ब्रह्म आवेश अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण या मूवमेंट ऑफ फोर्स: बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल आघूर्ण उस बल का परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच
लंबत दूरी के गुणनफल है के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण यानी भुजा। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। सिंपल मशीन, यह बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। सिंपल सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी सावधानक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनंद तल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक या लीवर। उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलम यानी फलक्रम, आयास और भार। फलक्रम, जिस निश्चित बिंदु के चारों उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। आयास यानी एफर्ट, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार निम्न के 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, उत्तोलक की श्रेणी। इस वर्ग में उत्तोलकों के आलम्ब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है, जैसे कि कैंची, प्लास, सिंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, सीस, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प। तो हमें ध्यान रखना है कि इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F, आयास E और भार के बीच में स्थित होगा। तृतीय श्रेणी में जब बात करेंगे तो इस वर्ग में उत्तोलक के आलम्ब F व आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसका उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन और एक पहिया का कूड़ा ढोने का गाड़ी आदि। तो हमें ध्यान रखना है कि इस वर्ग में उत्तोलक में आलम्ब F व आयास E के बीच भार W होगा और इसमें जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एडवांटेज है वो सदैव 1 से अधिक होगा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F, भार W के बीच आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु को समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। पहला, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल घटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था में से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसे संतुलन उदासीन कहलाती है। स्थायी संतुलन की शर्तें, किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अत्यधिक नीचे होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की मापे गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक है जूल। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि बल F और विस्थापन S के मध्य कोण थीटा बनता है तो W बराबर FS cos थीटा। ऊर्जा, यदि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक है जूल। कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ गई जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि द्रव्यमान m की वस्तु का वेग v है से चल रही है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होगी।
पोटेंशियल एनर्जी जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल में विरुद्ध संचित या स्थितिक ऊर्जा का व्यंजक P बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्व जनित त्वरण है और h ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ प्रमुख उपकरण। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² है, जहाँ p संवेग है और p बराबर mv। अर्थात यदि अगर हम संवेग को दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। शक्ति या पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाए तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय बराबर जूल बटा सेकंड बराबर वाट बराबर 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। शक्ति की एक और मात्रक है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट बराबर 550 FT/LBS बराबर 746 × 10⁷ अर्ग पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000/746 बराबर 1.34 हॉर्स पावर। 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट × 1 सेकंड बराबर जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। W किलोवाट मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। WS WH kWh कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G m1 m2/r² होता है। यहाँ G हमारा एक नियतांक जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। गुरुत्व या ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी के हो तो दूसरा आकर्षण बल गुरुत्व कहलाते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी।
लेकिन ध्रुव पर g के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो g का मान में ध्रुवों के छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार या वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है घटा प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है, जहां भारहीनता की स्थिति होती है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट की त्वरण पृथ्वी त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट की स्थित पिंड उसके फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगी। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह के सूर्य के चारों ओर दीर्घावर्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² और ग्रह में सूर्य के औसत दूरी r का r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t² r⁻³ अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के निकटतम ग्रह बुध के परिक्रमण काल से 88 दिन, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष। IAU ने यम की ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह नेपट्यून है। उपग्रहण या सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों की ओर की परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट या उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों के चाल समान होगी। नोट: पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा से पृथ्वी की ओर चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कक्षा की परिधि या कक्षीय चाल है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। भूस्थायी उपग्रह या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के अक्ष में लंबवत तल के पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमण करता है। भूतलीयकालिक यानी जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लॉक ने व्यक्त की थी। अब बात करेंगे पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी की। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की दिशा में फेंका जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल से वापस नहीं आएगी। उपग्रह में कक्षीय वेग को VO
स्क्वायर इक्वल टू √GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन का वेग VE ब्रैकेट में 2GRE अथवा VE √2VO अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह को कक्षीय वेग का √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा में छोड़कर पलायन कर जाएगा। अब बात करते हैं दाब की। दाब या प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल को लगने वाले बल को दाब कहते हैं अर्थात P बराबर F/A पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार में होता है 1 बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण पहला पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, दूसरा वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। प्रेशर इन लिक्विड द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार तथा अथवा तली के प्रति एकाकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है अर्थात P बराबर H/D/G। द्रवों के दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई इसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव के दाब के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का कथन। यदि गुरुत्वीय प्रभाव का नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। प्लवन या बॉयंट फोर्स। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्रेक्षक या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उपप्लावन बल या सेंटर ऑफ बुयांसी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी गई पिंडी के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है।
पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति के पर एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु की अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब। अपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ़ समुद्र में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी में के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी की तल बढ़ता नहीं है, पहले समान रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। दूध की शुद्धता दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मेटासेंटर तैरती हुई किसी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उपप्लावन बल को केंद्र कहते हैं। उपप्लावन बल केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित्र केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन की शर्तें। मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए और वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उपप्लावन बल केंद्रों के एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।